तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो जान तुरंत ही कहता है भाई यहाँ बैठे रहेंगे हम लोग, तो वो उस लड़की को मार देंगे। जिसपे नारायण कहता है बेटा उतावलेपन से काम मत कर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तूने देखा ना कि वो 2 5 स्टार लेवल के बंदों को किस तरीके से पीट रही थी। जिसके बाद नारायण कहता है हालांकि उन दोनों ही गार्ड को पॉइजन दिया गया है लेकिन मैं इसे बचा सकता हूँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि तुझे तो पता ही है पॉइजन में मेरी स्पेशलिटी है। जो सुनकर जियो जान भी थोड़ा सा शांत हो जाता है, कहता है ठीक है यार जो भी करना है जल्दी कर, देखने लड़की कितनी सुंदर है। दोस्तों तब इस टाइम पे इस लड़की के दोनों ही गार्ड उठने में काफी मेहनत कर रहे होते हैं, मुंह से खून निकल रहा होता है और ये काफी ज्यादा गुस्से में भी होते हैं। तभी ओल्ड मैन कहता है अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगी तो मैं इन्हें दवा भी दे दूंगा और तुम्हें जाने भी दूंगा। तभी वो लड़की और दोनों गार्ड काफी ज्यादा शक भरी नजरों से ओल्ड मैन की तरफ देखते हैं कि अब ये ऐसा क्यों कह रहा है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है मैं बस 5 स्टार पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे बस कुछ पैसे चाहिए, हमें किसी से कोई भी नाराजगी नहीं है। तभी जब वो लड़की ये बात सुनती है तो वो भी थोड़ा सा शांत होती है कि चलो वास्तव में से केवल पैसे चाहिए थे। हालांकि उस लड़की के बैकग्राउंड के साथ इन लोगों को मारना उसके लिए काफी ज्यादा आसान था, बिल्कुल चुटकी बजाने जितना। लेकिन इस टाइम पे वो लोग काफी बड़ी सिचुएशन में थे जहाँ ये लोग उसे घिर कर बैठे हुए थे। साथ ही इस टाइम पे ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा ऑनेस्टी के साथ इन तीनों से बात कर रहा होता है। साथ ही वो बात करते करते लगभग रोने सा लगा था, जिसपे जियो जान भी थोड़ा सा इमोशनल होते हुए कहता है भाई देखना यार वो बूढ़ा कितना इमोशनल हो रहा है, मुझे लगता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस अपने पावर को बढ़ाने के लिए कुछ पैसे का जुगाड़ कर रहा था। तभी नारायण कहता है बेवकूफ मत बन, मुझे लगता है ये सिर्फ एक चाल है। आखिरकार उसके पास 2 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर हैं, उसका भी जो बैकग्राउंड है नॉर्मल नहीं लग रहा, थोड़ा देर और रुकते हैं। जिसपे जियो जान चुपचाप शांत होकर स्ट्रिक्टली ओल्ड मैन को देखने लगता है। हालांकि ओल्ड मैन ने अभी बात की ही थी कि तभी दोनों ही ओल्ड लेडी अपने पंच को कसते हुए और अपनी पावरफुल और इजन कोई को अपने पंच में डालते हुए दोनों गार्ड के ऊपर अटैक कर देती हैं। ये देखकर तो दोनों ही गार्ड गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो। लेकिन तब तक उनकी पंच के कारण दोनों ही गार्डों के बॉडी के अंदर पॉइजन गैस काफी ज्यादा स्पीड से सर्कुलेट होने लगते हैं, जिनसे उनकी जो वेटल कोई होती है धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है। और ये जो गार्ड होते हैं ये वेपन उठाने में थोड़ा सा वीक हो रहे होते हैं। और दोनों गार्डों को वीक होता हुआ देखकर ओल्ड लेडीज तुरंत ही अपने अटैकों को और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से चार्ज करने लगती हैं। दूसरी सब लाल लड़की जब अपने दोनों ही गार्डों को पिटता हुआ देखती है तो वो वास्तव में दिल ही दिल में काफी ज्यादा पछता रही होती है कि वो आखिरकार यहाँ पे क्यों आई। साथ ही काफी ज्यादा डरते हुए सिर्फ ओल्ड मैन को देख रही होती है। तभी ओल्ड मैन कहता है ओह ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन है, ये देखा जा सकता है कि आपके पीछे के लोग काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, तो आपका बैकग्राउंड भी काफी खतरनाक होगा, तो हम आपको जाने देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद वो दोनों ही गार्डों की तरफ देखता है। तभी गार्ड तुरंत ही कहते हैं तुम्हें जो कुछ चाहिए हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन तुम मिस को जरा सी भी चोट नहीं पहुंचाओगे। और ऐसा कहते वो उठने में काफी ज्यादा मुश्किल फील कर रहा होता है। तभी ओल्ड मैन तुरंत कहता है तुम लोग काफी भोले हो, तुम लोगों को मार देने के बाद ये चीजें वैसी भी मेरी ही होंगी। और इसके बाद वो उन तीनों के पास पहुंचने लगता है। इस टाइम पे लाल लड़की और दोनों गार्ड काफी ज्यादा उदास होते हैं। साथ ही इस टाइम पे उस लड़की की उदास इंप्रेशन ने तो नारायण के दिल को छल्ली कर दिया होता है। और इस टाइम पे नारायण को समझ नहीं आ रहा होता कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा था। तभी जियो झाऊ चिल्लाते हुए कहता है अब तो चल मेरे भाई, भाभी खतरे पे है। और वो तुरंत ही फिस्ट अटैक को क्रिएट कर लेता है। दूसरी जगह ओल्ड मैन जो बस लाल लड़की से कुछ ही फीट दूरी पर था और एक पावरफुल अटैक चार्ज करके वो सीधा ही लड़की की तरफ चार्ज कर देता है। और इस टाइम पे लड़की की आंख बंद होती है, वो बस मौत का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब नारायण कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत ही उसकी बॉडी से उसकी पावरफुल एनर्जी चार्ज होती है और बिल्कुल एक ब्लैक शैडो में चार्ज होते हुए नारायण ओल्ड मैन की तरफ अटैक कर देता है। और आती है एक धमाके की आवाज। और इस धमाके की आवाज के साथ लाल कपड़े पहने हुए उस लड़की का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि उसने धमाके की आवाज सुनी थी। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलती तो उसे फील होता है कि उसे जरा सी भी चोट नहीं लगी। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलते हुए ओल्ड मैन को देखती है जो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है और जमीन में घिसटता जा रहा होता है। ये देखकर तो लड़की और हैरान होती कि अभी अभी हुआ क्या है। जिसके बाद वो अपने बगल में देखती है तो दुबला पतला काफी अट्रैक्टिव सा सुंदर लड़का उसके बगल में खड़ा हुआ होता है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है। दूसरी तरफ अपना जियो जान भी बाहर आते हुए तुरंत ही कहता है गोल्डन हाउलिंग टाइगर। और गोल्डन टाइगर एयर में अपियर हो जाता है, जो दोनों ओल्ड लेडीज की तरफ बढ़ जाता है। अब बंदे की पावर 6 स्टार पे, उनकी स्टार पावर 5 स्टार पे। गोल्डन टाइगर वैसे भी हरामी था, किसी को नहीं छोड़ता भाई। और इस टाइम पे एक ही सेकंड के बीच में जियो जान ने इन 2 ओल्ड लेडीज के साथ 100 पंचेस की फाइट की होती है। साथ ही जियो जान की जो पावर थी वो तो वैसे ही डिफेंस में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, इन लड़कियों का एक भी अटैक उसे टच नहीं कर पाता। दूसरी तरफ ये दोनों की दोनों ओल्ड लेडीज उड़ती हुई चट्टानों में जाती है और हड्डियां हल्की हो जाती हैं इनकी। हालांकि दूसरी तरफ वो दोनों गार्ड इस टाइम पे काफी हैरानगी से इन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी नारायण भी उस लड़की की तरफ मुड़ता है और इस टाइम पे वो लड़की वो तो बिल्कुल शौक रहती है, वो तो भूल ही गई थी कि अभी अभी उसके ऊपर लाइफ और डेथ का खतरा मंडरा रहा था। और इस टाइम पे वो लड़की नारायण को देखते हुए उसके मुंह से केवल एक ही वर्ड निकलता है, ये कितना सुंदर है।
यहाँ तक कि वो तो बस नान एर्मिंग को देखते हुए यही बड़बड़ा रही होती है और उसे थैंक यू कहना तक भूल गई होती है। दूसरी तरफ जियो झान उसके बगल में शौक रहते हुए ये सुनता है तो अचानक से स्माइल करने लगता है, क्योंकि वो भी जानता था कि नान एर्मिंग ऑब्वियसली सुंदर है और लड़कियां उससे अट्रैक्ट ना हो, मजाल है। साथ ही साथ नान एर्मिंग के चेहरे पे अभी थोड़ा सा पसीना होता है, लेकिन नान एर्मिंग उसकी बात को सुनते हुए कहता है सुंदर, और एक स्माइल पास करता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, मैंने कहा लड़की, क्या तुम किसी भी लड़के से मिलने के बाद उसे इसी तरीके से कहती हो? जिस वो लड़की तुरंत ही शौक होते खुद को कंट्रोल करती है और कहती ओ मुझे माफ करें, मुझे माफ कर दें। वो थोड़ा सा घबरा सी जाती है और पूरा चेहरा लाल हो जाता है। तभी दोनों गार्ड भी खड़े होते हैं और अपनी बॉडी को स्टेबल करते हुए वो तुरंत ही कहते हैं, हमारी लाइफ को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारी यंग मिस कभी भी तुम्हारे जैसे सुंदर पर्सन से नहीं मिली, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा चौंक गई हो, कृपया उन्हें माफ कर दें। और इसके बाद वो दोनों ही लोग नान एर्मिंग को ग्रीट करते हैं। तभी नान एर्मिंग कहता है कोई बात नहीं, और इसके बाद जियो झान की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, और भाई तुम क्या कह रहे थे, और काफी प्राउड फील करता है। तभी जियो झान जल्दी से स्माइल करता है और उसका चेहरा तो पूरी तरीके से लाल होता है। जिसके बाद नान एर्मिंग उसी लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पे लड़की तुरंत ही अपना सिर हिलाती है। साथ ही इस टाइम पे तो वो केवल नान एर्मिंग को ही देख रही होती है और काफी ज्यादा हैरान होती है कि इतना ज्यादा सुंदर इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। साथ ही वो काफी खुश होती है कि ये दोनों लोग उसकी मदद कर रहे थे, न कि उसके अगेंस्ट थे। इसलिए वो तुरंत ही कहती है कि आप दोनों मुझे अपना नाम बता सकते हैं ताकि फ्यूचर में मैं आपके इस एहसान को चुका दूं। जिसमें नान एर्मिंग कहता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, तुम्हें प्रॉब्लम में देखा तो हेल्प कर दी। और इससे पहले कि नान एर्मिंग अपनी बात को कंप्लीट कर ही पाता, पीछे से आवाज आती है, जियो झान, और उसका नाम नान एर्मिंग है। जिसमें नान एर्मिंग तुरंत ही आंखें चौड़ी करते हुए जियो झान की तरफ देखता है। तभी दोनों गार्ड तुरंत ही कहते हैं, हमारी यंग मिस की तरफ से हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। अगर हो सके तो आप हमें अपना पता बता सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम आपको धन्यवाद कहने के लिए वहाँ पे आ सके। तभी नान एर्मिंग कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब हम केवल इतना ही कर सकते हैं जितना हमने किया। ठीक है, अब आप तीनों खतरे में नहीं हैं। साथ ही साथ उन तीनों लोगों ने अपनी पूरी की पूरी ओरिजिन क्वीन और बैटल क्वीन को खो दिया है, तो आगे का मामला आपको खुद संभालना चाहिए। और इस टाइम पे नहीं पता क्यों, लेकिन नान एर्मिंग को इस लड़की के सामने खड़े होने पर काफी अजीब फील हो रहा होता है, इसलिए वो यहाँ से जल्द निकल जाना चाहता था। हालांकि नान एर्मिंग को जाता हुआ देखकर लड़की तुरंत ही कहती है, थोड़ा रुको। जिसपे नान एर्मिंग रुक जाता है और उस लड़की की तरफ देखता है, जिसपे तो लड़की का चेहरा, गाल, गर्दन, कान तक पूरे लाल हो जाते हैं। और वो तुरंत ही अपना सिर नीचे कर लेती है और कहती है, क्या आप वास्तव में अपना एड्रेस नहीं बताना चाहते? इस टाइम पे लाल लड़की के गाल के पास दो बालों की लटें आ रही होती हैं जो कि हवा में लहरा रही होती हैं, और इस टाइम पे उसका छोटा सा चेहरा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है, जिससे तो नान एर्मिंग मेल्ट हो जाता है भाई, पिघल जाता है और कुछ देर के लिए तो बस उसे ही देखता रह जाता है। इस टाइम पे तो नान एर्मिंग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उसे अपने दिल में ऐसा फील हो रहा होता है जैसा कभी भी फील नहीं हुआ था, जैसे कोई सूरज उसकी अंधेरी दुनिया में अपेयर हो गया हो। और इस टाइम पे नान एर्मिंग वास्तव में उस लड़की के सामने पूरी तरीके से वर्डलेस हो गया था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोला जाए। तभी वो लड़की तुरंत ही कहती है, क्या ये सिर्फ एक दूसरे से मिलना है? क्या आप वास्तव में दोबारा नहीं मिलना चाहते? और ऐसा कहते हुए वो लड़की कुछ खोई हुई दिखाई दे रही होती है और तुरंत ही उसने अपने कसकर हाथों को भींच लिया होता है। जिसके बाद वो लड़की तुरंत ही कहती है, मैं इस बार बिजनेस के लिए जल्दबाजी में बाहर आ गई थी और मैं वास्तव में खुद के साथ कुछ भी नहीं लेके आ पाई, लेकिन आपने वास्तव में मेरी जान बचाई है और मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि आप लोग जाना चाहते हैं और हो सकता है कि हम शायद दोबारा न मिले, तो इसे आप रख सकते हैं। और ऐसा कहते हुए वो जेड पेंडेंट को नान एर्मिंग की तरफ फेंक देती है, जिसमें नान एर्मिंग तुरंत ही उस जेड पेंडेंट को पकड़ते हुए कहता है, तुम लोग इस जेड पेंडेंट की खातिर अभी अभी मरते हुए बचे हो, फिर हम इसे कैसे लेके जा सकते हैं? इस टाइम पे ये जियो झान कहता है और उसकी भुएं तनी हुई होती हैं। जिस पे वो लड़की तुरंत ही कहती है, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो हम वैसे भी मर गए होते, शायद हम एक दूसरे से कभी भी ना मिल पाए। तो अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं जीवन भर खुद को दोषी फील करूं? और ऐसा कहते हुए वो नान एर्मिंग की तरफ काफी रिक्वेस्टिंग तरीके से देख रही होती है, जिसपे नान एर्मिंग उसका तो दिल ही मेल्ट हो जाता है, लेकिन वो सिर हिलाते हुए उस जेड पेंडेंट को पकड़ता है और उस लड़की को ग्रीट करते हुए आगे की तरफ चला जाता है। लेकिन लगभग 100 मीटर तक चलने के बाद न जाने नारे में नान एर्मिंग को क्या याद आता है कि वो तुरंत ही घूमते हुए उस लड़की की तरफ देखता है और दो ग्रीन कलर की कोई दोनों ही गार्डों की तरफ उड़ जाती है, जिससे उनके आसपास का पॉइजन तुरंत ही गायब हो जाता है उनकी बॉडी से। जिस वो दोनों गार्ड तुरंत ही खुश होकर कहते हैं, हमारे पॉइजन को खत्म करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही नान एर्मिंग को यहाँ से जाता हुआ देखकर वो लड़की काफी ज्यादा उदास होती जा रही होती है। साथ ही रास्ते में नान एर्मिंग की स्पीड और भी तेज होती जा रही होती है। साथ ही वो इस टाइम पे अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाता जा रहा होता है, क्योंकि वो इस जगह से जल्द दूर होना चाहता था। वो अपने दिल में परेशान नहीं होना चाहता था। तभी जियो झान, जो कि स्पीड में अच्छा नहीं होता, लेकिन अपने ग्लव्स की ओरिजिनल पावर का यूज करते हुए नान एर्मिंग के साथ भागते हुए कहता है, नान एर्मिंग, क्या तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं है? कि उस लड़की से तुम्हें प्यार हो गया है? आपने उसे एड्रेस क्यों नहीं बताया? जिसमें नान एर्मिंग तुरंत ही कहता है, बकवास मत करो, क्या तुम पागल हो? ऐसे मैं कितनी लड़कियों को पसंद करूंगा? हम बस एक बार मिले हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है।
जिसपे जियो जान तुरंत ही कहता है अच्छे अच्छे पत्थर भी एक दिन पिघल जाते हैं। जिसमें नानरमिंग तुरंत ही कहता है तुम्हें जो कुछ कहना है कह सकते हो, मेरा तुमसे झगड़ा करने का कोई मूड नहीं। तभी जियो जान कहता अगर यही बात थी तो तुमने उस लड़की को एड्रेस क्यों नहीं दिया? जब तुम्हें पता था कि तुम मेल्ट नहीं हो सकते, तुम स्ट्रांग हो, तो तुम्हें उसको एड्रेस दे देना चाहिए था। जिसमें नानरमिंग तुरंत ही कहता है क्या तुमने नहीं देखा कि उस लड़की का जो बैकग्राउंड है वो नॉर्मल नहीं है? क्या उसके पीछे के 2 स्केल्ड आर्मर वाले गार्ड्स, उन्हें तुमने नहीं देखा? उन्होंने स्केल का आर्मर पहना हुआ होता है। तभी जियो जान कहता है मुझे लगता है वो वारक्राफ्ट फैमिली है और मैंने सुना है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस भी है और वो शायद ही कभी नॉर्मली अपेयर होते हैं। मुझे तो नहीं पता वो यहाँ क्यों दिखाई दिए। तभी नानरमिंग कहता अगर ऐसी बात है तो अभी भी हमारे ब्रदर जियो यान की जो आर्मी इतनी बड़ी नहीं है और हम उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। तभी जियो जान हैरान होते हुए कहता लेकिन हमने तो उनकी लाइफ बचाई है, तो हम तो उनके ऊपर एहसान करके आए हैं। जिसमें नानरमिंग तुरंत ही कहता है बड़े पावर हाउसेस के बीच में रिलेशन इतने भी इजी नहीं होते जितना तुम सोच रहे हो। आपको उनकी रिस्पेक्ट जीतनी होती है, साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज ताकत होती है जो कि इक्वल लेवल पर होनी चाहिए। रिश्ते बराबरी वालों पे होते हैं, इसलिए ब्रदर जोयान के पावरफुल होने से पहले हमें अपनी प्रोफाइल को लो करके ही रखना चाहिए। और उसके बाद नानरमिंग कहता है अगर ये स्पेशली वारक्राफ्ट फैमिली है जो कि हजारों वारक्राफ्ट की कमान को संभाल सकते हैं तो इनका इनहेरिटेंस और क्लेम काफी ज्यादा डीप होगा और हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अलर्ट रहना। जब पे जोयान कहता है तो तुम इस तरीके के कमाल इस टाइम पे इतने बड़े मौके से चूक गए हो। वो लड़की वास्तव में काफी अच्छी थी। इस टाइम पे तो जियो जान अपनी बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटता। तभी जियो नानरमिंग तुरंत ही कहता है अब इसके बारे में बात मत करो। तभी जियो जान तुरंत ही कहता है खैर बस उस जेड पेंडेंट के टुकड़े को तो देखो, मैं उसके बारे में काफी क्यूरियस हूँ। जिसपे नानरमिंग तुरंत ही जेड पेंडेंट को बाहर निकालता है जिसके दोनों ही टुकड़े जुड़े हुए होते हैं और काफी सॉफ्ट लाइट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो काफी खतरनाक लग रही होती है। जो देखकर जियो जान तुरंत ही कहता है आखिरकार ये चीज क्या है? जिसपे नानरमिंग तुरंत ही कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा मुझे लगता है यह कोई चाबी होनी चाहिए और हमें इसे खोलने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। जिस पे जियो जान तुरंत ही कहता है लेकिन डाउडी कॉन्टिनेंट तो इतना बड़ा है, हम उस जगह को कहाँ पे ढूंढेंगे? और अगर हम वो जगह नहीं ढूंढ पाए तो ये पेंडेंट तो हमारे लिए पूरी तरीके से बेकार है। जिस पे नानरमिंग तुरंत ही कहता है शायद हमारा लक यही था, और वैसे भी अगर उस जगह को ढूंढना इतना ही आसान होता तो इन लोगों ने क्या उस जगह को पहले ही नहीं ढूंढ लिया होता? लेकिन एक बात तो अभी भी कंफर्म है कि ये जो जेड पेंडेंट है ये एशियन टाइम में रिलेटेड किसी चीज से होना चाहिए। यहाँ तक कि मुझे लगता है ये एशियन डिजास्टर के टाइम के भी पहले की चीज है जो कि काफी कीमती होनी चाहिए। और ऐसा कहते हो नानरमिंग उस जेड पेंडेंट यूपीआई को टच करता है। तभी जियो जान तुरंत ही कहता है तो क्यों ना हम इसे ब्रदर जियो यान के पास ले जाएं, वो इसके बारे में शायद हमें कुछ चीजें बता सके। जिसमें नानरमिंग तुरंत ही कहता है ठीक है चलो वापस चलते हैं। साथ ही इस टाइम पे नानरमिंग थोड़ा सा उदास होता है और उसे अचानक ही वही बात याद आती है कि जैसा कि लड़की ने कहा था कि शायद वो कभी दोबारा ना मिल पाए, और ये सोचते हुए दोनों ही लोग जंगल में गायब हो जाते हैं। हालांकि इस टाइम पे इन दोनों को ही नहीं पता था कि ये चीज जॉन के लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है, और दूसरी टाइम पे नानरमिंग को उम्मीद नहीं थी कि फ्यूचर में वो इस लड़की से कभी मिल पाएगा। जियो मैंसन में लौटने के बाद दोनों कई दिनों तक और जेड पल के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। जिससे वो लोग उदास होते हुए कहते हैं कि शायद केवल जियो यान ही इसके बारे में पता लगा सकता है। जिसके बाद जियो जान जियो यान के एल्केमी रूम की तरफ देखता है जो अभी भी बंद होता है। दूसरी तरफ नानरमिंग अभी भी खिड़की के पास खड़ा होता है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा होता है। साथ ही उसे थोड़ा सा अकेलापन फील हो रहा होता है। साथ ही इस टाइम पे करने के लिए उन दोनों के पास कुछ भी नहीं होता, जिसके कारण वो लोग काफी ज्यादा उदास फील कर रहे होते हैं। और इस टाइम पे जो याओ वो भी काफी ज्यादा चिल तरीके से बैठा हुआ होता है और हर दिन चाय का स्वाद लेता रहता है। साथ ही वो काफी ज्यादा टेंशन फ्री भी होता है। साथ ही इस टाइम पे जेनी ने सोल डिवोरिंग पिल की जो इंग्रेडिएंट थे वो भी जियोन के पास भेज दिए होते हैं, तो वो जियोन के द्वारा बनाई गई 100 लीटर पिल का ही वेट कर रहा होता है। साथ ही इस टाइम पे टाइम तेजी से बीत रहा होता है और जियो मैंसन पूरी तरीके से शांत था। टाइम पर केवल पिल लाइटिंग का ही ब्लास्ट सुना जा सकता था और देखा जा सकता था। जिसके बाद काफी दिनों बाद जोयान की एल्केमी रूम का गेट खुलता है और जोयान बाहर आता है। साथ ही लॉन्गी ने इस बार काफी ज्यादा पिल लाइटिंग को अब्सॉर्ब कर लिया था, इसीलिए वो उन्हें पूरी तरीके से रिफाइन करने के लिए गोल्डन टावर के अंदर चला गया होता है। और इस टाइम पे इतनी सारी लाइटिंग को अब्सॉर्ब करने के बाद ये तो कंफर्म था कि वो 4 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला था, जो कि स्पीड सच में काफी ज्यादा डरावनी थी। जिसके बाद जो यान वापस से सभी लोगों के सामने आकर बैठ जाता है। साथ ही इस टाइम पे वो कुर्सी में काफी ज्यादा झुका हुआ होता और आलसी फील कर रहा था, क्योंकि बार बार पिल रिफाइनिंग के चक्कर में वो काफी ज्यादा थक गया था। और इस टाइम पे जो यान के बाहर आने की खबर पूरे जो मैंसन में फैल गई होती है। और इस टाइम पे जिंग और लैंगटियान के जो कि अभी अभी आए थे बाकी सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। और इस टाइम पे जो याओ सबसे पहले पहुंचता है, क्योंकि वो सोल ईटर पिल के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि उसके बाद ही उसकी पावर को वापस से रिकवर किया जा सकता था और ये उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी। और इस टाइम पे सभी लोग वास्तव में यही चीज जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में सोल ईटर पिल सोल सील को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तभी किंग हॉर्न सबसे पहले जॉन की तरफ देखते हुए कहते भाई
पिल रिफाइनिंग कैसी रही। और इस टाइम पे सभी लोग टेंशन में जुआन की तरफ देख रहे होते हैं। तभी जुआन तुरंत ही कहता है एंसेस्टर और बिग ब्रदर, मैं सभी की डिजायर्स को फुलफिल कर पाया हूँ और 100 लीटर पिल को भी मैंने सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है और अभी भी मेरे पास पर्पल हार्ट पिल है जो कि 20 है। और इसके बाद जुआन तुरंत ही इन्हें ले साओ लॉन्ग की तरफ पहुंचाने के लिए कह देता है, जिसके बाद जुआन अपने हाथ को फ्लिप करता है और एक ब्लैक कलर की पिल उसके हाथ में अपेयर होती है। साथ ही जो ब्लैक पिल होती है इसमें कोई भी साइन नहीं होती और काफी नॉर्मल लग रहा होता है, जो देखकर जो याओ तुरंत ही कहते हैं क्या ये 100 लीटर पिल है। और काफी यार शक होता है उन्हें कि ये कैसे हो सकती है भाई, क्योंकि ये तो बेहद नॉर्मल पिल दिख रही होती है, इसमें कुछ भी खास नहीं था। तभी जो याओ थोड़ा सा उदास हो जाते क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी सोचा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग तो ये पिल बिल्कुल भी नहीं दिख रही होती। तभी जान सिर खुजलाते हुए कहता है वैसे जो ये दिख रही है इसके इफेक्ट उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। साथ ही जब पिल लाइटिंग खत्म हुई तब भी मैं इसे देखकर काफी हैरान हो गया था, क्योंकि मैं अपनी पावर के साथ काफी पावरफुल चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन इसकी मिस्टीरियस पावर को मैं अब तक नहीं समझ पा रहा था। साथ ही मैं निश्चित तौर पर कंफर्म नहीं हो सकता, लेकिन हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। जो यान की बात को सुनकर तो जो याओ की आंखें तेज हो जाती हैं और सांसें तेज हो जाती हैं और इसके बाद वो थोड़ा सा स्ट्रेस लेस दिखाई दे रहा होता, क्योंकि अगर ये पिल जो ने रिफाइन की थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसे ट्राई करना चाहता था। दूसरी तरफ किंग हावरान भी काफी शांत होते हैं और ज्यादा घबराए नहीं होते। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये पिल का क्या इफेक्ट होगा, लेकिन वो ये जानना चाहता था कि क्या वास्तव में ये सोल ईटर मार्क को डिस्ट्रॉय कर सकती है। हालांकि जब जोयान पिल रिफाइनिंग के लिए गया था तब किंग हावरान ने काफी सारे लोगों को इकट्ठा करके 100 लीटर मार्क के बारे में काफी कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वास्तव में कोई भी हल्का फुल्का सुराग तक नहीं मिला था। साथ ही उसे जो पता चला था इसके कारण उसे एक चीज पता चली थी कि ये मार्क सोल डेमन्स ने लगाया था, क्योंकि सोल डेमन्स और ब्लड डेमन क्लेन दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट थे। साथ ही उन्होंने किंग हावरान और ब्लड डेमन क्लेन को खुरी तरीके से अपने अगेंस्ट रखा था और उनका विरोध किया था। साथ ही उसे पता था कि हालांकि ये जो सोल डेमन्स है वो दुनिया के अंदर खुले तौर पर तो सोल ईटर मार्क को कल्टीवेट नहीं करेंगे, लेकिन एक हिडन टेक्निक की तरह इसका यूज जरूर कर सकते हैं। तभी जॉन कहता है पैट्रियट, आप इस 100 लीटर पिल को रिफाइन कर सकते हैं, हम सब यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। जिस पे जो याओ तुरंत ही कहता है ठीक है, मैं इसे जरूर स्वैलो करूंगा और आगे बढ़कर उस पिल को लेते हुए तुरंत उसे स्वैलो कर लेता है। इस टाइम पे तो सभी की सांसें अटकी हुई होती कि अब क्या होने वाला है। तभी किंग मुयर कहती लिटिल आयर, मुझे वास्तव में थोड़ा डर लग रहा है। तभी जोयान कहता है तुम किस बात से डर रही हो, तुम्हें क्या हो गया। तभी वो तुरंत ही कहते हैं मेरे बिग ब्रदर इस दौरान 100 लीटर मार्क को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में थे, अगर ये वास्तव में सक्सेसफुल हो गई तो हमें तो इससे काफी बड़ा रिलैक्स मिलेगा। जो यान जैसे ही किंग मुयर की ये बात सुनता है तो थोड़ा सा सिर लाता है कि ये आमतौर पर शरारती लड़की वास्तव में काफी चीजों को काफी कुछ अच्छी तरीके से सोचती है। और इस टाइम पे जो याओ की बॉडी में हल्की सी मूवमेंट होती है जो कि सभी के ध्यान को अट्रैक्ट करती है। जो याओ का पंच भींचा हुआ होता है और हल्का सफेद दौरा उनकी पूरी बॉडी को धीरे धीरे ढक रहा होता है। उनकी पूरी बॉडी पे हल्की हल्की उनकी जो वेन्स होती है दिखाई देने लगती है, जो कि बिल्कुल एक खुले हुए जाल की तरह उनकी पूरी बॉडी को ढक लेती है। और इस टाइम पे आसपास की ऑरिजन कोई को जो याओ उसकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने लगती है। साथ ही उसकी नसों में ब्लैक कलर दिखाई देने लगता है, जिससे कोई भी देख सकता था कि इन वेन्स की जो ये हालत हुई थी ये वास्तव में 100 लीटर मार्क द्वारा हुई थी, जो कि वास्तव में वेटल कोई को अब्सॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही थी। जो देखकर तो किंग हावरान तुरंत कहते हैं ये कितना जहरीला तरीका है। और इस टाइम पे ये कुछ मूवमेंट तक चलता है और जो याओ का जो चेहरा होता है काफी ज्यादा दर्दनाक दिखाई दे रहा होता है और नीले डेंटियान को देखते हुए हर कोई काफी ज्यादा हैरान होता है। इस टाइम पे सभी लोग ये देखते हुए तुरंत कहते हैं वास्तव में सोल ईटर मार्क ने तो पूरी की पूरी मेरिडियंस में कब्जा कर रखा है, ये कितना खतरनाक है कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरिडियन ब्लॉक होने के बाद पावर भी ब्लॉक हो जाती है। इस टाइम पे जो यान भी काफी ज्यादा चौंका गया होता है, क्योंकि उससे भी उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में 100 लीटर मार्क कितना खतरनाक होगा। दूसरी तरफ जो याओ उसका चेहरा तेजी से बदसूरत हो रहा होता है कि तभी अचानक उसकी बॉडी से एक मिस्टीरियस सी पावर निकलती है, जो कि एक लाइटिंग की तरह उसकी बॉडी की चारों तरफ फैलने लगती है। और जहां जहां भी ये लाइटिंग जा रही होती है जो की स्किन काली होती जा रही होती है। जो देखकर जेनी खड़े होते हुए तुरंत कहती क्या चल रहा है, क्या ये 100 लीटर मार्क नहीं है, क्या इतनी स्पीड से बढ़ने लगा है। इस टाइम पे तो जेनी भी बेचैन हो गई होती है। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा हैरान होती है, गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो वास्तव में कुछ नहीं कर सकती थी। तब जो यान भी काफी कंफ्यूज होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जो याओ कहता है इसका कुछ भी नहीं हो सकता, डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर 100 लीटर मार्क का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इस टाइम पे हर कोई पीछे मुड़कर जो याओ को देख रहा होता है, लेकिन अब तक जो याओ बिना किसी मूवमेंट के सोचा गया होता है। तभी जॉन तुरंत ही कहता है मुझे लगता है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं एंसेस्टर को अपनी ओरिजिन को ही दूंगा और इसके फ्लक्चुएशन को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। इस टाइम पे जोयान अपनी बैटल क्विक का यूज करते हुए इस 100 लीटर मार्क की एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ले साओलोंग तुरंत ही कहता है जोयान 1 मिनट के लिए रुको, लापरवाह मत बनो। इस टाइम पे ले साओलोंग 100 लीटर मार्क को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में होता है, इसीलिए वो जल्दी जॉन को रोक देता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है क्या आपने इसे करीब से नहीं देखा, ये जो ब्लैक कलर है ये 100 मीटर मार्क के ब्लैक कलर से कुछ अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक ही चीजें नहीं है।
ले सालोंग का ऐसे कहने पर जो यान भी थोड़ा सा हैरान होता है और सभी लोग सोलिटर मार्क के ब्लैक कलर और ब्राउन कलर को देखते हैं। और इस टाइम पे इन दोनों ही मार्क और ब्लैक कलर के अंदर हल्का सा ही अंतर था, जिसे वास्तव में आसानी से नहीं देखा जा सकता था। जिसपे जॉन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि वास्तव में सोलिटर मार्क धीरे धीरे मेल्ट हो रहा था। तभी किंग मुयर तुरंत ही कहती है, लिटिल लायर, देखो वास्तव में उसमें एक्शन हो रहा है। इस टाइम पे धीरे धीरे वो जो नसें थी उनके अंदर से वो जो बांक होता है मेल्ट हो रहा होता है और उसके अंदर जलने की थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही होती है, जो देखकर जॉन एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये वास्तव में काम करता है, ये काम करता है। इस टाइम पे किंग मुयर और बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और जियो याओ को मोटिवेट करते हुए कहते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और इस टाइम पे थोड़ी ही देर के अंदर यह पूरी की पूरी ब्लैक एनर्जी जो याओ की पूरी बॉडी को ढक लेती है, जो कि बिल्कुल एक स्टैचू की तरह लग रहा होता है। और इस टाइम पे जो याओ की पूरी बॉडी बिल्कुल प्योर ब्लैक कलर से ढकी हुई होती है, जिसके कारण सोल ईटर मार्क अब उसके पास छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। इसलिए तुरंत ही सोल ईटर मार्क से ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे जॉन की ग्रे ब्लू फ्लेम अपेयर होती है, जो कि तुरंत ही इस ब्लैक एनर्जी को जलाकर राख में बदलने लगती है। और काफी ह्यूज क्वांटिटी में ब्लैक एनर्जी के नष्ट होने के बाद जो याओ की जो स्किन होती है वो धीरे धीरे अपने रियल कलर में लौटने लगती है। उसकी जो ब्रीथ और कल्टीवेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो उसे फील होने लगता है। और उसकी पावर 4 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल को, मतलब 4 स्टार के स्टार्टिंग लेवल को तुरंत ही क्रॉस कर लेती है और बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ जो यान अपने एंसेस्टर को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है, अगर वास्तव में ये पिल काम नहीं करती तो मैं तो काफी ज्यादा उदास हो जाता। इस टाइम पे जॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से और हैरान तरीके से एंसेस्टर को देख रहा होता है। दूसरी तरफ जेनी अपनी छाती को थपथपाती है कि चलो ये पिल काम कर गई, क्योंकि वो जो यान को लेकर खुश थी। जिस चीज में जियान खुश उस चीज पे वो लड़की खुश। तभी किंग हावरान भी कहते हैं, चलो ये भगवान के लिए धन्यवाद है, अब भले ही सोल ईटर मार्क पूरे कॉन्टिनेंट में क्यों ना फैल जाए, ये कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। और इस टाइम पे सभी की नजरों से काफी बड़ी समस्या खत्म हो चुकी होती है। साथ ही उन सभी को पता था कि ये जो पिल है ये पूरे ही कॉन्टिनेंट के अंदर एक तूफान ला सकती है। जिसके बाद किंग हावरान तुरंत अपने गुस्से को दबाते हुए काफी ज्यादा कमिटेड तरीके से कहता है, जो भी लोग सोल ईटर मार्क को कल्टीवेट करते हैं, एंसेस्टर का कहना है उन्हें बिना किसी दया के मार देना चाहिए। अगर वो मुझे मिलते हैं तो मैं उन्हें मारने से पहले दोबारा नहीं सोचूंगा। तभी जो यान भी खड़ा होते हुए कहता है, ब्रदर इस चीज में तुम मुझे भी काउंट कर सकते हो, ऐसी चीज को तो मैं दुनिया में कभी भी फैलने नहीं दे सकता, और जो भी लोग इस चीज को कल्टीवेट करते हैं मैं उन्हें जरूर का जरूर मार दूंगा। तभी किंग हावरान जॉन के कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं, धन्यवाद। तभी काफी लॉन्ग टाइम के बाद जो याओ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, तो इस टाइम पे उसे अपनी बॉडी में पिछली वीकनेस पूरी तरीके से दूर मिलती है। साथ ही उसकी डाउडी की ऑरिजन कोई धीरे धीरे उसकी बॉडी में वापस आ गई होती है। और ये देखते हुए और अपनी बॉडी की अच्छी हालत को फील करते हुए जो याओ उसकी तो पूरी बॉडी कांपने लगती है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड और अनकंट्रोल हो जाता है और चिल्लाने लगता है। वास्तव में उसके हजारों वर्षों से उसके दिल में जो बोझ था वो गायब हो गया होता है। दूसरा ओल्ड मैन यानी कि ओल्ड जो याओ की धुंधली आंखों को एक बार फिर से साइन होते हुए देखकर, उसके चेहरे पे इतना एक्साइटमेंट देखकर ले सालोंग, जियो जान, नान एरमिंग सभी लोग एक दूसरे को देखते और आगे बढ़कर सभी उन्हें कांग्रेचुलेशन कहते हैं और तुरंत ही कहते हैं, महामहिम पैट्रियार्ट, आपको वापस से पावरफुल होने की बहुत बहुत बधाई। तभी किंग हावरान भी कहता है और जेनी भी कहती है, मुझे नहीं पता आप चीफ जियो कैसा फील कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी पावर को वापस पा लिया है। तभी जॉन तुरंत एक स्टील को निकालता है और उसे सामने रखते हुए कहता है, एंसेस्टर, इस चीज का जन्म मेनलैंड के साउथ पार्ट में हुआ था, काफी डीप माउंटेन्स के अंदर, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यहाँ तक कि इसे नुकसान पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और आमतौर पर इसका यूज किया जाता है तलवार की म्यान या कीमती चीजों को बनाने के लिए। आप इस पर अपनी पावर को ट्राई कर सकते हैं और बाकी किसी भी चीज के बारे में मत सोचिए। जिसपे जो यान के मोटिवेशन को सुनते हुए तो जो याओ थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं और तुरंत ही अपना सेल आते हुए अपनी पावर को अपने पाम में कंडेंस करते हुए एक अटैक करते हैं, जिससे तो वो जो मेटल होता है चूरा बन जाता है और साथ ही साथ उस चीज के साथ सामने वाले कमरे का दरवाजा भी टूटकर बिखर जाता है और वहां से एक चिल्लाने की आवाज आती है और ये लैंगटियान होता है जो कि पूरे का पूरे लकड़ी के बुरादे से भरा हुआ होता है। तभी अचानक एक पर्पल लाइट आती है और लैंगटियान की बॉडी से पूरे ही चूरे को हटा देती है। जिसके बाद जो याओ तुरंत ही कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस अपनी पावर को टेस्ट कर रहा था। जिस पे लैंगटियान कहता है, कोई बात नहीं। और इसके बाद जो यान की तरफ देखते हो वो तुरंत ही कहता है, ब्रदर जो यान, क्या यहाँ पे कोई भूकंप आया था? जीइंग तुरंत वहाँ पे आते हुए कहती है, ब्रदर जो यान, क्या यहाँ पे कोई भूकंप आया था? और जीइंग की बात को सुनते हुए तो सभी लोग अचानक से हंसने लगते हैं। तभी जॉन कहता है, अरे नहीं, बस एंसेस्टर ने अपनी स्किल का यूज किया था। और इसके बाद जॉन अपनी स्माइल को रोकते हुए बड़ी मुश्किल से लैंगटियान की तरफ देखता है और इसके बाद बात समझाता है। तभी लैंगटियान तुरंत ही कहता है, क्या वास्तव में सोल ईटर मार्क डिस्ट्रॉय हो गया और सोल ईटर पिल काम करती है? लैंगटियान और जीइंग इस टाइम पे दोनों ही लोग काफी ज्यादा एम्बेरस तरीके से स्माइल कर रहे होते हैं। उन्हें यकीन नहीं था कि ये पिल काम करेगी, लेकिन वो जो याओ की बढ़ती हुई ताकत को भी फील कर सकते थे, इसलिए वो समझ गए थे कि पूछने की जरूरत नहीं है। तभी जो यान भी अपना सेल आते हुए कहता है, हाँ
हालांकि तभी जो याओ लैंग टियान की तरफ देखते हैं, तभी लैंग टियान कहता है, पैट्रियार्ट जियो, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपके लिए एक मेटल और लकड़ी का बुरादा तो क्या, हजारों भी हो तो भी मैं इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जिसपे जियो जान तुरंत ही कहता है, ये सुना सुना सा क्यों लग रहा है, तो तुम वास्तव में यंग मास्टर जियो के डायलॉग्स बोलने लगे हो। हालांकि तभी जॉन तुरंत ही कहता है, एंसेस्टर क्या आपकी सारी पावर ठीक हो चुकी है। और ऐसा कहते हुए जॉन तुरंत ही एक चाय की जिप मारता है, जिसपे जो याओ तुरंत ही कहते हैं, लगभग, हालांकि मैं अभी भी 4 स्टार के पीक लेवल पर नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पीक लेवल पर पहुंचने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ही लगेगा। और ऐसा कहते हुए जो याओ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे होते हैं। तभी जॉन तुरंत ही कहता है, ये अच्छा होगा, अगर एंसेस्टर 4 स्टार के पीक लेवल पर पहुंचते हैं तो वो एक ही झटके में 5 स्टार पर भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे जियो क्लेन में पहला पर्सन होंगे आप जो वास्तव में 5 स्टार डाउडी होंगे। और ऐसा कहते हुए जॉन काफी खुश होता है। साथ ही जॉन को पता था कि 5 स्टार पर पहुंचने के बाद अगर एंसेस्टर जियो क्लेन में जाते हैं तो वो लोग भी इससे काफी ज्यादा खुश होंगे। तभी जियो याओ कहते हैं, अरे ठीक है अब चने के झाड़ में मत चढ़ा, मैं समझ गया, और तुरंत ही अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाने लगते हैं। तभी लैंग टियान और जिंग वो दोनों ही कहते हैं, आज का दिन तो खुशी का दिन है। तभी जो यान लैंग टियान की तरफ देखते हो कहता है, अब तुम लोग की पावर क्या है। तभी जिंग तुरंत ही कहती है, मेरी पावर उन कोर्स को ऑब्जर्व करने के बाद 5 स्टार के लेट स्टेज पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ लैंग टियान कहता है, मैं 4 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका हूं। जिसपे जॉन कहता है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा। और इस टाइम पे जो यान भी काफी अच्छे मूड में होता है। जिसके बाद जॉन कहता है, क्या अब आपके पास जिंग कोई 5 स्टार का मैजिकल कोर है। जिसमें जिंग थोड़ा सा उदास दिखाई देती है और तुरंत ही कहती है, 5 स्टार में ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी सारे मैजिकल कोर की जरूरत थी, इसीलिए सारे के सारे समाप्त हो गए। साथ ही ये बात जो यान भी जानता था, इसलिए जो यान ज्यादा परेशान नहीं होता। और इसके बाद जो यान थोड़ा सा मुड़कर जैनी की तरफ देखता है तो जैनी भी थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है। तभी जैनी थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए कहती है, मैंने काफी सारे 4 स्टार के मैजिकल कोर्स को हासिल किया है जो कि लैंग टियान को 4 स्टार के पीक लेवल पर और आपको भी ब्रेक थ्रू कराने के लिए काफी हो सकते हैं, लेकिन 5 स्टार के मार्केट में कोई भी मैजिकल कोर नहीं थे, इन्हें प्राप्त करना काफी ज्यादा मुश्किल है। साथ ही अब तक मुझे केवल 100 ही मिले हैं। दूसरी जो यान भी 5 स्टार मैजिकल कोर को प्राप्त करने की कठिनाई के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए जिंग, नानएर्मिंग और किंग मुयर की तरफ देखते हुए जॉन काफी देर तक चुप रहता है और कहता है, क्योंकि ये काफी कम है तो मैं इन्हें कैसे बांटूं। नानएर्मिंग इस बार भी इसके लिए मना कर देता है। दूसरी किंग मुयर इस टाइम पे इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। साथ ही जॉन चाहता था कि जिंग को वो जल्द से जल्द 6 स्टार पे ब्रेक थ्रू करा दे, ताकि अगर उसके टीम के अंदर 2 6 स्टार के वॉरियर होंगे तो टीम की पावर काफी हद तक बढ़ सकती थी। इसलिए जॉन यहाँ पे सोच में पड़ा हुआ होता है। जिसके बाद काफी देर तक सोचने के बाद जॉन आखिरकार एक डिसीजन लेता है और इसके बाद जॉन कहता है, क्योंकि मैंने किंग मुयर से वादा किया है मुझे उसे पूरा करना होगा, इसलिए मुयर तुम बाहर आकर इन 100 मैजिकल कोर का यूज करके अपनी पावर बढ़ा सकती हो। नानएर्मिंग, मुझे पता है कि अभी तुम्हारे लिए कोई भी कोर नहीं है, लेकिन जैनी द्वारा तुम्हें कुछ दिनों बाद मैजिकल कोर दिए जाएंगे। लैंग टियान, तुम 4 स्टार के मैजिकल कोर से अपनी पावर को वापस से सुधार सकते हो। और ऐसा तो कहते हुए जॉन थोड़ा सा अफसोस के साथ नानएर्मिंग और जिंग की तरफ देखता है, क्योंकि जॉन को पता था कि मुयर अगर ब्रेक थ्रू करती है तो इससे किंग हावरान के लिए काफी बड़ी हेल्प हो सकती थी। तभी नानएर्मिंग भी कहता है, वैसे भी अभी हम सभी लोग बेकार ही बैठे हैं और हमें पावर बढ़ाने की कोई भी जल्दी नहीं है। हालांकि जॉन इस बात का मतलब समझता था कि नानएर्मिंग केवल उसे तसल्ली दे रहा था, लेकिन जॉन तुरंत इसमें अपना सही हिला देता है। लेकिन जॉन को अपने दिल में नानएर्मिंग के लिए काफी बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ किंग मुयर जॉन को अपना वादा याद करते हुए सुनकर तुरंत ही उछल पड़ती है और काफी सेटिस्फाइड होते हुए खुश होती है। तभी किंग हावरान तुरंत कहता है, मुयर, और जो यान की तरफ देखते हो वो समझ सकता था जॉन कितना कंफ्यूज है, इसलिए वो तुरंत ही कहता है, जो यान तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिस्टर ने तो बस एक मजाक किया था, इसलिए तुम्हें इतना सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जियो क्लेन के लोगों को पावरफुल होने की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए इन कोर्स का यूज तुम कर सकते हो। तभी जॉन कहता है, ब्रदर मेरे पास बहुत पैसा है और क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है तो मैं अपने वादे को कैसे तोड़ सकता हूँ, और वैसे भी मुयर को वास्तव में मैजिकल कोर की जरूरत है। तभी मुयर तुरंत ही कहती है, लिटिल आयर, तुम्हें ये बात याद है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और वो काफी सेटिस्फाइड तरीके से स्माइल करते हुए कहती है, क्योंकि ब्रदर की बात सही है, इन मैजिकल कोर की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है, इसीलिए मैं इन्हें नहीं चाहती। जिसमें जॉन थोड़ा सा एम्बेरस होता है। तभी किंग हावरान भी तुरंत कहता है, ब्रदर अब और ज्यादा एहसान करने की जरूरत नहीं है, डेमंस पे पहले भी तुम्हारे बहुत ज्यादा एहसान है, और साथ साथ तुम्हें इस बार मुयर से ज्यादा इन कोर्स की जरूरत है, इसलिए इन्हें रख लो। अब क्योंकि जो यान ने उन्हें दे दिया था तो जॉन वापस लेने में झिझक रहा होता है और जॉन को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ किंग मुयर के फेस इंप्रेशन को देखकर जैनी थोड़ा सा उदास हो जाती है। जिसके बाद जैनी जो यान की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें इन चीजों को ले लेना चाहिए, क्योंकि डेमन एम्परर की बात वास्तव में सही है, इन मैजिकल कोर की जरूरत अभी तुम्हें है। जिसपे जो यान भी इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी किंग मुयर भी कहती है, बहुत बढ़िया, ये बस इतना ही है सिस्टर जैनी, आप बहुत अच्छी हैं। दूसरी जॉन इस चीज पे कोई भी जवाब नहीं देता, बस उसकी आंखें साइन हो रही होती हैं। इस टाइम पे जॉन किंग मुयर की तरफ भी नहीं देख रहा होता, क्योंकि उसे नहीं पता था, बट किंग मुयर को देखते हुए उसे हमेशा ही थोड़ा सा घबराहट फील हुआ करती थी। तभी जैनी तुरंत ही कहती, तो अब इन मैजिकल कोर्स को कैसे बांटना है।
तभी नारायण अपनी कुर्सी में लेटते हुए कहता है मुझे लगता है कि अभी भी जिंग की पावर को ही सुधारा जाना चाहिए। जिस पे जॉन नारायण की तरफ देखता है तो दिल ही दिल में उसकी काफी तारीफ करता है, जिसके बाद वो तुरंत कहता है क्योंकि जिंग की पावर पहली 5 स्टार के लेटेस्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है, इस बार इन्हें नारायण को दे दो। और इसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है अब इन्हें तुम वापस मत करना, इन्हें चुपचाप रख लो और अपनी पावर बढ़ाओ। और इसी के साथ अब हम ये एपिसोड